क्लास 10th का फिजिक्स का लाइट का ये सेकंड चैप्टर हो जाएगा, मतलब सेकंड पार्ट्स हो जाएगा। इसे लाइट में हमें 3 चीज़ें पढ़ना है। एक प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा एक लेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेंस। ये 3 चीज़ें जो है ना आपको लाइट चैप्टर में, प्रकाश चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फोकस करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और इसके बाद वाला जो टॉपिक्स होगा वो होगा लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है? तो जैसा कि प्रकाश के परावर्तन में आप पढ़े हुए थे, प्रकाश के परावर्तन में आप पढ़े हुए थे कि ये कोई सतह हो गया। क्या हो गया? सतह। और इसका एक साइड यदि हम कलई कर दें, मतलब सतह कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाए, आर पार प्रकाश नहीं जाए। और एक साइड का मतलब कोई वस्तु हो गया जिसका एक सतह, मतलब ऊपरी सतह जो है ना या निचली सतह, वो चमकीला और क्या होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। और दूसरा साइड जो है ना वो कलई किया हुआ होना चाहिए, ताकि प्रकाश कहीं से आए तो आर पार नहीं जाए। तो अब इस सतह पर कहीं से प्रकाश आ रही है, मान लो इधर से कोई कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, और इस वस्तु से आपका लाइट आ रहा है। इस वस्तु से प्रकाश क्या हो रहा है? आ रहा है आपका, यहाँ से प्रकाश आपका आ रहा है इस तरह से, इस सतह पर टकराएगा। सतह पर क्या होगा? टकराएगा। तो टकराने के बाद 3 तरह की घटना घट सकती है। किसी सतह से यदि मान लो कि ये कलई नहीं किया हुआ रहता है कि नहीं, तो किसी सतह पर जब प्रकाश टकराती है ना, तो वहां पर 3 तरह की घटनाएं घट सकती है। एक, तो प्रकाश टकराए और टकरा करके इस तरह से लौट जाए, पहली घटना ये हो सकता है। या कोई सतह हो इस तरह से कोई सतह हो। दूसरी घटना ये घट सकती है कि प्रकाश कहीं से आए और इस पे टकराए और इस प्रकाश को अवशोषित कर ले, मतलब न तो टकरा करके उसी दिशा, मतलब उसी माध्यम में जाए जिस माध्यम से आई है, या प्रकाश इसकी क्या हो जाए? आर पर चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्रकाश जब इस सतह पर पड़ती है तो ये सतह हो सकता है कि इस प्रकाश को क्या कर ले? अवशोषित कर ले। और तीसरा इवेंट ये हो सकता है कि ये जब सतह है और प्रकाश इस, हाँ, इसके ऊपर पड़े, तो हो सकता है कि प्रकाश इसके आर पर क्या हो जाए? ऐसे निकल जाए, आर पार निकल जाए। तो किसी सतह पर जब प्रकाश पड़ता है ना, तो 3 तरह की घटनाएं हो सकती है। एक हो सकता है कि आए, टकरा करके लौट जाए, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का आना, सतह से टकराना और फिर उसी माध्यम में क्या हो जाना? लौट जाना। तो इस इवेंट को, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया प्रकाश का अवशोषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अवशोषण। और ये इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में जरूरी है कि एक अलग माध्यम होना चाहिए, क्या होना? दूसरा माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरा। तो यहाँ पर हम प्रकाश का क्या बोलेंगे? अपवर्तन। तो आज हम लोग जो है ना प्रकाश के अपवर्तन, मतलब कुछ इसी तरह के इवेंट पर हम लोग क्या करने वाले हैं? फोकस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फोकस। तो चलिए अब यहाँ पर हेडिंग है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है 2 माध्यम। अब वो दोनों माध्यम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पारदर्शी। प्रकाश के अपवर्तन के लिए जरूरी है कि आपके पास 2 माध्यम होना चाहिए, और वो दोनों माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश चला जाए, है कि नहीं? जिसके आर पार प्रकाश चला जाए उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, और बोलिए जल हो गया। क्या हो गया? जल हो गया। हाँ, जल हो गया। इसी तरह से मान लो कि यदि आपका फ्रेश तेल है कि नहीं, और साफ सुथरा तेल है, तो वो भी एक पारदर्शी माध्यम का काम कर सकता है। ये सब चीजें जो है ना पारदर्शी माध्यम कहलाता है, क्योंकि प्रकाश इसके आर पर क्या हो सकता है? जा सकता है।
अब अपवर्तन के लिए इस तरह का दो माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? दो माध्यम चाहिए। अपवर्तन के लिए इस तरह का दो माध्यम चाहिए। कितना माध्यम चाहिए जी? दो माध्यम चाहिए। अपवर्तन के लिए इस तरह का दो माध्यम आपको चाहिए। जैसे मान लो कि अपना हवा हो गया, ठीक है। इधर हम क्या किए, एक बर्तन है, कौन सी है? एक बर्तन है, इस बर्तन में हम पानी रख दिए। क्या रख दिए हैं? पानी रख दिए। तो सपोज मान लो ये पानी हो गया। क्या हो गया जी? ये पानी हो गया, ये वाला। अब प्रकाश इधर से कहीं से आ रहा है, प्रकाश जो है ना इधर से कहीं से आ रहा है, तो पानी के सतह पर आकर इस तरह से टकराएगा। तो इधर तो कल ही किया हुआ है ना कि दोनों माध्यम कौन सी है? पारदर्शी है। तो स्वाभाविक है ये हवा से अब किस में आएगा? पानी में। हवा से किस में आएगा? पानी में आएगा। तब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर ये पानी नहीं रहता ना, तो आप जानते हैं कि किसी भी एक माध्यम में, किसी जैसे मान लो कि हवा हो गया, तो हवा में जब भी प्रकाश जाएगा ना तो सीधे जाएगा, कहीं नहीं मुड़ेगा। तो किसी भी एक माध्यम में जब प्रकाश जाता है ना तो सीधे ट्रेवल करता है, गमन करता है। लेकिन जैसे ही उसको दूसरा माध्यम मिलेगा ना तो सीधे नहीं जाएगा। एक्चुअली इसको, हाँ, इसको जाना चाहिए इस तरह से सीधे, इस तरह से इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा, इस तरह से सीधे नहीं जाएगा। होता क्या है इसमें कि प्रकाश जो होता है ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो क्या होगा, या अपने मूल पथ से मुड़ जाएगा, तो या तो ऐसे मुड़ेगा और नहीं तो ऐसे मुड़ेगा। मतलब सीधा इस तरह से नहीं जाएगा, सीधा इस तरह से नहीं जाएगा, या तो ऐसे मुड़ जाएगा या तो ऐसे मुड़ जाएगा। तो इस मुड़ने की जो घटना है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या हो रहा है इसमें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मतलब मूल पथ से थोड़ा सा या तो इधर डाइवर्ट हो जाएगी और नहीं तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं मूल पथ से विचलित होना, मूल पथ से विचलित होना। और इसी घटना को, ये मुड़ने की जो घटना है ना, विचलित होने की जो घटना है ना, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये घटना कब घटती है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करता है तो ये घटना घटती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका बीकर हो गया, कोई एक पारदर्शी, मतलब एक गिलास हो गया कांच का, नहीं मतलब पारदर्शी होना चाहिए। इसमें आप क्या करो कि पानी रख दो। क्या रख दो? पानी। तो पानी से अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पे एक टॉर्च लिया गया है, एक लेजर लाइट है, ठीक है। और इस लेजर लाइट को हवा से पानी में प्रकाश को भेजा जा रहा है। ऐसे देख रहे हो ना यहाँ पर। अच्छा, तो देखो यहाँ से ये क्या कर रहा है कि यहाँ से तो सीधे आ रहा है, इस तरह से, इस तरह से सीधे आ रहा है। लेकिन यहाँ के बाद क्या हो रहा है, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, इसको जाना चाहिए सीधे इस तरह से, इस तरह से इसको सीधे जाना चाहिए। लेकिन इसमें पानी में क्या दिखता है कि ये ऐसे क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, ऐसे मुड़ जा रहा है, ऐसे क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। तो इसको जाना चाहिए सीधे, देखिए ऐसे क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। और आप प्रकाश का एक नियम पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम में आप पढ़े हुए थे, याद कीजिए कि ये कोई सतह हो गया, कौन सी हो गया, और प्रकाश इधर से कहीं से आ रहा है, टकरा रहा है यहाँ पर आकर के। तो जिस पॉइंट पे टकराता है ना, वहां पर एक लंब डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? लंब डाल दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो जब इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो अब होता क्या चीज है कि इस पॉइंट पे टकरा रहा है, इस पे हम लंब डाल देते हैं। तो परावर्तन के केस में क्या होगा कि ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा।
तो अभिलंब के साथ ये जितना कोण बना रहा है ना उतना ही कोण बना करके निकल जाएगा। ठीक है, तो सपोज मान लो कि इस सतह पर प्रकाश ऐसे हवा में आ रहा है और पानी का ये ऊपरी लेयर हो गया यहाँ पर आकर के टकरा रहा है, तो स्वाभाविक इस पॉइंट पे एक लंब डालेंगे। इस पॉइंट पे क्या डालेंगे, इस पॉइंट पर एक लंब डालेंगे। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। तो अब आप देखो यहाँ से इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये ऐसे मुड़ जा रहा है, तो ये लंब की ओर मुड़ रहा है कि लंब से दूर भाग रहा है, लंब की ओर मुड़ जा रहा है, लंब की ओर मुड़ जा रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरी स्थिति में देखो, ध्यान से देखो, प्रकाश जो है ना, अब ये पानी से हवा में जा रहा है। प्रकाश ऐसे जो है ना, यहाँ टॉर्च जो है ना सटा करके, लेजर लाइट सटा करके, और यहाँ से प्रकाश को पानी के अंदर भेजा जा रहा है। तो क्योंकि एक माध्यम में प्रकाश क्या होता है, सीधे जाता है, सबको पता है। तो जब पानी यहाँ से यहाँ तक मिलेगा उसको, तो सीधे ट्रेवल करेगा वो नहीं, लेकिन यहाँ पर जब आता है तो पानी का जो ऊपरी सतह है यहाँ से उसको हवा मिलेगा। तो इस पॉइंट पे सपोज करके टकरा रहा है आकर के, यहाँ से दूसरा माध्यम मिल रहा है, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, इसको जाना चाहिए सीधे, इसको जाना चाहिए इस तरह से सीधे सीधे, लेकिन सीधे न जा करके ये लंब से क्या हो जा रहा है, इधर मुड़ जा रहा है, मुड़ जा रहा है ना। तो इसी इवेंट को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अच्छा, अब एक चीज देखो, इसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया अपना, ये पानी हो गया। अब इसका पाथ जो है ना, ये अपने पास लेजर लाइट हो गया। अब इसका क्लियरली पाथ आपको देखना होगा ना, इसके लिए जरूरी है कि पानी में थोड़ा सा नमक वगैरह घोल दो, या थोड़ा सा आटा वगैरह का हल्का सा डाल दो, है कि नहीं, या ऐसे करो कि इसको गर्म पानी, गर्म मतलब भाप गर्म कर दो पानी को, ताकि भाप निकलेगा ना तो लाइट जो है पाथ आपका कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तो चलो कोशिश करते हैं, और अब ध्यान देना कि हम क्या करें, इस लाइट को हवा से पानी के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि मुड़ता है कि सीधे निकल जाता है, आपको देखना है कि मुड़ रहा है या कि सीधे निकल जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो गया अपना लेजर लाइट, ये हो गया अपना पानी। अब इसमें हम लाइट को पास कर रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर बैटरी खत्म है, बैटरी में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, चलो इसको बाद में देखा जाएगा। तो कुछ इस तरह की घटनाएं घटता है, जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा गया, तो आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है कि जैसे ही दूसरे माध्यम में जा रहा है ना, तो अपने मूल पथ से क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। इस इवेंट को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, अब आप एक दो केस यहाँ पर आप देख रहे हो। पहले तो आप देख रहे हो कि हवा से पानी में जब भेज दे रहे हैं ना, हवा से पानी में जब प्रकाश आ रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। और यहाँ पर दूसरी केस में देखो, जब पानी से हवा में जा रहा है ना, तो अभिलंब से दूर भाग जा रहा है। ये अभिलंब यही ना हो गया, तो इसको जाना चाहिए सीधे, तो अभिलंब की ओर मुड़ता तो ऐसे मुड़ जाता, अभिलंब से ये दूर क्या हो जा रहा है, भाग जा रहा है। और इसमें देखो क्या हो रहा है, ये अभिलंब हो गया, तो प्रकाश ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब की ओर क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। इसमें किधर मुड़ रहा है, और इसमें अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो देखो ये निर्भर करता है कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा। ये निर्भर करता है कि प्रकाश जो दो माध्यम लिए हो ना, उसमें कौन सघन है और कौन विरल है, इस पे निर्भर करता है। तो माध्यम जो होता है ना, दो माध्यम में एक सघन हो, एक क्या होता है, विरल होता है। अब विरल माध्यम किसको कहते हैं और सघन माध्यम किसको कहते हैं, विरल किसको कहते हैं और सघन किसको कहते हैं। चलो इसको ध्यान से देखो।
जैसे देखो ये हो गया हवा। तो आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि हवा के जो कण होते हैं ना वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। हवा के कण कौन सी होते हैं? दूर दूर होते हैं। हवा के कण इस तरह से कुछ दूर दूर होते हैं। अच्छा, अब हम जल की बात करते हैं। तो जल के कण जो होते हैं ना थोड़ा घाना होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा सा घाना होते हैं। गैस के अपेक्षा क्या होते हैं? घाना होते हैं। इस तरह से ये घाना होते हैं। ये हो गया आपका, मान लो ये गैस के कण हो गए, मतलब हवा के कण हो गए। ये हो गया आपका पानी का कण। नहीं, उसी तरह से यदि हम कांच ले लें तो कांच के तो कण और घाना होंगे। इसके बीच गैप क्या होगा? बहुत कम होगा। इसके बीच गैप क्या होगा? बहुत कम होगा। इसके बीच गैप जो होगा ना बहुत कम होगा। कुछ इस तरह का होगा। तो देखो ये दोनों की यदि हम तुलना करें, ये पानी हो गया, मतलब कोई द्रव हो सकता है। पानी के अलावा इस क्या होगा? कोई अन्य द्रव भी हो सकता है। अच्छा, तो इसके कण ज्यादा घाना है कि इसके कण ज्यादा घाना है? तो जिसके कण ज्यादा घाना होते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं सघन। इसके अपेक्षा जिसके कण कम घाना होते हैं ना उसको बोलते हैं विरल। क्या बोलते हैं? विरल। विरल का मतलब हो गया रेरर मीडियम। और घाना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसर। तो ये दो माध्यम के लिए हम तुलना करें तो ये दोनों माध्यम में ये जो होगा ना ये कहलाएगा सघन। क्या कहलाएगा? सघन। जिसको हम डेंसर मीडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम कहते हैं। और ये गैस जो है ना इसके अपेक्षा ये कहलाएगा विरल। क्या कहलाएगा? विरल माध्यम कहलाएगा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेरर। क्या बोला जाता है? रेरर। तो ये दो माध्यम है। अब बताओ कौन सघन हुआ कौन विरल हुआ? ये सघन हुआ क्योंकि इसमें कण एक दूसरे का होते हैं, नजदीक होते हैं। और ये क्या कहलाएगा? विरल, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना वो एक दूसरे से क्या होते हैं? इसके अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब बताओ इसमें और इसमें कौन सघन हो गया? सपोज मान लो एक कांच हो गया। क्या हो गया ये कांच हो गया। कांच का मतलब शीशा। तो अब ये दोनों में कौन सघन होगा? कांच सघन होगा फिर ये विरल हो जाएगा। ये कांच और ये कौन हो जाएगा? अब यहाँ से आप देखो ये पानी, ये हवा से पानी में प्रकाश आ रहा है। तो इसके ऊपर वाला माध्यम जो है ना वो क्या चीज है? हवा हो गया। क्या हो गया? हवा हो गया। और नीचे कौन हो गया? पानी। तो ये आपका पानी हो गया। तो अब ये दोनों माध्यम में कौन विरल हुआ कौन सघन हुआ? हाँ, तो ये आपका हो जाएगा विरल। ये हो जाएगा आपका विरल माध्यम। ये क्या होगा? सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ये पानी है और ये कौन सी? हवा। ये कौन सी है? सघन। ये कौन सी है? विरल माध्यम हो गया। ये विरल माध्यम। अब आप दोनों पर फोकस करो। आप इसमें प्रकाश विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। और इसमें प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर भाग जा रहा है। मतलब दो चीजें तो क्लियर हो गया कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब प्रवेश करता है तो ही अपवर्तन की घटना घटती है। और अपवर्तन के केस में यदि प्रकाश विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से। तो ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है कि प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो किसके तरफ मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। और यदि सघन से विरल में जाए तो, क्योंकि देखो कुछ इस लॉजिक से आप याद कर लेना। मान लो कि ये विरल हो गया सघन हो गया।
सघन का मतलब घना हो गया। जैसे मान लो कि एक बेंच पर 6 आदमी को बैठने का जगह है, 4 विद्यार्थी को बैठने का जगह है, और उसमें हम क्या करते हैं कि 6 को बैठा दें, तब क्या होगा? इसे सिकुड़ करके बैठोगे, हाथ पैर भी जल्दी से नहीं चलेगा ढंग से, नहीं। तो सघन, वो सघन हो गया। तो सघन में क्या होता है? सिकुड़ना। तो उसी तरह से जब प्रकाश सघन में पहुंचती है ना, तो सिकुड़ती है। सिकुड़ती का मतलब अविलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। अब वही 4 आदमी का बैठने का जगह है, उसमें 2 आदमी को बैठा है, तब क्या करोगे? इसे पूरा फैल करके बैठोगे, नहीं, ऐसा हाथ पैर फैला दोगे इसे। तो ये, अब ये सघन से विरल में जा रही है, तो विरल में जाएगी तो क्या हो जाती है? फैल जाती है, क्योंकि इसमें कण क्या होता है? कम घने होते हैं, इसीलिए इसको फैलने का क्या होता है? मौका होता है, मिलता है। और ये अविलंब से क्या हो जाती है? दूर भाग जाती है। तो सघन में अविलंब की ओर, और जब विरल में अविलंब से दूर, अविलंब से दूर भाग जाती है। याद रहेगा इतना। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या चीज है? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या चीज है? क्या कारण है कि प्रकाश जो है ना, वो विरल से सघन में जाता है, या सघन से विरल में जाता है तो मुड़ जाता है, मूल पथ से क्या हो जाता है? विचलित। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे का मेन रीजन ये होता है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है ना, भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। यही इसका मेन रीजन है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, मतलब वो ये पूछ रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मूल पथ से, मतलब सीधे न जा करके वो मुड़ जाती है। तो आखिर ये मूर्ति क्यों है, मतलब अपवर्तन की घटना घटता क्यों है, ये चीज आपसे पूछेगा। तो क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि प्रकाश का वेग जो होता है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। पानी में कुछ और होता है, हवा में कुछ और होता है, कांच में कुछ और होता है। हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? हवा या निर्वात? हवा में, हाँ, हवा में प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड होता है। उसी तरह से यदि हम बात करें पानी में, किसमें, तो प्रकाश का वेग जो होता है वो 2.5 × 10⁸मीटर पर सेकंड होता है। और उसी तरह से यदि हम कांच की बात करें, कांच, हाँ, में प्रकाश का वेग जो होता है लगभग 2 × 10⁸मीटर पर सेकंड होता है। इसी तरह से और चीजों में भी अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। तो मुड़ने का मेन रीजन यही है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग का भिन्न भिन्न होना, यही रीजन है जिसके चलते प्रकाश का हो जाता है? मुड़ जाता है। अब प्रकाश मुड़ता क्यों है, इसके पीछे का रीजन जो है ना, आपको हिस्ट्री ऑफ लाइट में हम बताए थे कि प्रकाश 2 तरह का नेचर का फॉलो करता है। एक प्रकाश कण होता है, मतलब कण के नेचर को भी फॉलो करता है, और दूसरा वेव मतलब तरंग के नेचर को भी क्या करता है? फॉलो करता है। जैसा कि न्यूटन ने क्या माना था? प्रकाश को कण माना था, और हाइगन साहब ने क्या माना था? प्रकाश को वेव माना था, तरंग माना था। तो जब वेव कैरेक्टर को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश जो है ना, आखिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्यों उड़ जाता है। तो ये क्लियर किस कंसेप्ट से होता है? वेव नेचर से। प्रकाश के वेव कैरेक्टर को, प्रकाश को यदि हम वेव मान करके चले तो ये चीजें क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो चूंकि ये चीजें आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा, आगे जाइएगा 11 12 वगैरह में जाइएगा, तो जो वेव के बारे में पढ़िएगा तो वहां से डिटेल्स में पढ़िएगा, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा नॉलेज तो आपको मिल ही गया कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है। उसके मुड़ने के पीछे प्रकाश का वेग का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना है, नहीं। और ये चीजें कैसे क्लियर होता है, किस कंसेप्ट से?
वेव नेचर का जब स्टडी करेंगे, प्रकाश को जब हम वेव मार करके चलेंगे, तब ये चीजें क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। याद रह गई इतना। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन में कुछ नियम होते थे ना, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन में भी क्या होते हैं, कुछ नियम का पालन होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में कौन सा नियम आप पढ़े थे, कुछ याद है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम पढ़े थे? 2 नियम पढ़े थे। कितने नियम? 2। जैसे मान लो प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या चाहिए कि इस सतह के नीचे हम क्या कर देते हैं, कलई, ताकि प्रकाश आर पार नहीं जाए, आर पार नहीं जाए, इस तरह से हम कलई कर देते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता था, प्रकाश कहीं से आता था, इस तरह से आकर टकराता था, और जिस बिंदु पर टकराता तो वहां पर क्या कर देते थे, वहां पर हम लंब डाल देते थे। ये अपना हो गया कौन सी, लंब हो गया। अच्छा जी, ये लंब हो गया, तो ये कहलाता था आपतन कोण। क्या कहलाता, आपतन। इसको हम लोग बोलते थे आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। इसको हम क्या बोलते थे, लंब। अच्छा, अब जितना ये मान लो कि ये कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री का कोण बना करके लौटेगा। कितने डिग्री का कोण बना करके लौटेगा, ये 30 ही डिग्री का कोण बना करके ये लौटेगा। ये 30 डिग्री का कोण बना करके ही क्या करेगा, ये इस तरह से लौट जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये यदि 60 रहता तो ये भी क्या हो जाता, 60 हो जाता। नहीं, तो इस कोण को हम कहते हैं आपतन का कोण, और इसको कहते हैं परावर्तन का कोण। इसको कहते हैं आपतन का कोण, इसको क्या कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं परावर्तन का कोण। तो आपतन को कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं, और इसको आर से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर 2 नियम, पहला नियम क्या पढ़े थे हम लोग परावर्तन का, हाँ, कि कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, मतलब जितना ये होगा 100% ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा। और दूसरा नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि ये तीनों आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण। तो ये तीनों घटनाएं जो है ना, एक ही तल में घटती है। एक ही तल का मतलब क्या होता है, देखो एक तल का मतलब क्या है कि यदि लाइट हम इस सतह से टकरा करके इस पे भेजेंगे ना, तो जो परावर्तित किरण है वो भी इस सतह से टकरा करके जब लौटेगी ना, तो इस सतह से होकर के ही जाएगी, और लंब भी इस सतह पर ही होगा। इस सतह, ये क्या हो गया, एक तल हो गया, ये कौन सी हो गया, एक तल। अब इस तल से लाइट यदि आप सटा करके इसे भेजोगे ना, तो वो तल से सट करके आएगी, तो परावर्तित किरण भी इसी तल से सट करके जाएगी। ऐसा ना कि तल से ऊपर उठ करके जाएगी, नहीं होगा। और ये लंब भी क्या होगा, इसी तल पर पे ही होगा। मतलब आपतित किरण, लंब और परावर्तित किरण, ये तीनों जो है ना एक ही तल पर घटता है। यदि हम इस तरह से पेज ले लें, कोई पन्ना ले लें, इस तरह से क्या करें, इस तरह से हम कोई पेज ले लें, इस तरह से कोई पेज ले लें, और यहाँ पे इसे सटा करके हम लाइट को भेजें इस तरह से, यहाँ पर कुछ हम रख दें, यहाँ पे एक हम शीशा रख दें इस तरह से, तो लाइट हम जब इस तल से सटा करके भेजेंगे ना, तो परावर्तित होकर के इसी तल से लाइट इसे लौट जाएगी, और लंब भी क्या होगा, इसी तल पर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर घटना है, एक ही तल पर घटती है, एक ही तल पर ऐसा ना कि परावर्तित आपतित किरण ऐसे जा रही है और परावर्तित किरण ऐसे हवा में ऐसे आ जाएगी, या इस तल को छोड़ करके ऐसे आ जाएगी, नहीं, जिस तरह से जाएगी उसी तरह से, याद रहेगा। ये हो गया परावर्तन के नियम जो हम लोग पढ़े हुए थे। कुछ इसी तरह से अपवर्तन के नियम में भी होता है। अपवर्तन के नियम में क्या होता है जी, ध्यान से देखो, उसके बाद इस पे हम लोग फोकस करेंगे। ये मान लो कि हवा हो गया, क्या हो जाएगा, ये पानी हो गया। अब कोई किरण जो है इधर से आ रही है, हवा से पानी में आ रही है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक लंब डालेंगे,
क्या डालेंगे यहाँ पर, एक लंब हो गया, कौन सी हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। अब क्या होगा, अब किरण को सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे तो नहीं जाएगी, तो ये आ रही है, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। तो आपको पता है, जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है, तो सीधे न जाकर के अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये आपतित किरण, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, उसमें परावर्तित किरण, ये आपतित किरण तो होगा ही, ये आपतित किरण ही इसको बोलेंगे, आपतित किरण हो गया, ये आपका हो गया आपतित किरण। और इसको हम बोलेंगे क्या चीज, अपवर्तित किरण, इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, इस कोण को आपतन कोण बोलेंगे, इसको अपवर्तन का कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे अपवर्तन का कोण। इसको क्या बोलते थे, परावर्तन का कोण, और इसमें क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तन का कोण, तो इसको हम बोलेंगे अपवर्तन का, ये होगा अपना अपवर्तन का कोण हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा नियम है, सेम इसका भी दूसरा नियम वही चीज है। देखो दूसरा ही नियम पहले बता देते हैं, नहीं पहला नियम, कौन सा, पहला नियम, इसका पहला दूसरा नियम और इसका पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे उसमें होता था। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों घटनाएं एक ही तल पर घटती है। जैसे यहाँ पर देखो, एक तल का मतलब कौन सी हो गया, देखो ये 3D स्ट्रक्चर है, तो शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन देखो यहाँ पर ये एक पेपर मान लो, इसको इसको क्या मान लो, एक पेपर मान लो, तो किरण ऐसे आ रही है, पेपर से सट करके ऐसे आ रही है, नहीं, अब मान लो इसको इधर कोई दूसरा माध्यम मिल रहा है, कौन सा माध्यम मिल रहा है, दूसरा माध्यम मिल रहा है यहाँ पर, तो कुछ इसी तरह का रूल फॉलो करते हुए इसे सेट करके ही ये वाला इस तरह से जाएगी, और अविलंब भी क्या होगा, इसी तल पर होगा। मतलब ये तीनों घटनाएं क्या होती है, एक ही तल पर घटती है, एक ही तल पर घटती है, याद रहेगा। ऐसे मान लो कि अब तुम कहोगे सर हवा से पानी में जा रहा है, तो हवा से पानी में जा रहा है, तो मान लो कि ऐसे किरण ऐसे आ रहा है, यहाँ पर लंब डालोगे ऐसे जाएगा, इसको चाहो तो इस एक ही कागज पर ये तीनों घटनाओं को आप दिखा सकते हो, नहीं ऐसे एक कागज इसे रखोगे ना, तो एक ही कागज पर यदि एक किरण, आपतित किरण यदि एक कागज से चिपक जाए, तो सब उसी कागज से ऐसे चिपक करके ही होकर के आपको फील होगा कि जा रही है। मतलब ये तीनों घटनाएं क्या होती है, एक ही तल पर घटती है। अच्छा अब दूसरा नियम इसमें क्या होता है, कि जैसे इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता था, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होता है, इसमें आपतन को अपवर्तन को बराबर नहीं होता है। तो चलो इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं, क्या दिखाना था आप लोगों को, हाँ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक हम सतह ले लेते हैं, इस तरह से एक सतह हो गया, ठीक है, और ऊपर हम ले लेते हैं हवा, क्या ले लेते हैं, और नीचे ले लेते हैं पानी। अब किरण को हम भेज रहे हैं, किरण को हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। किरण इधर से आ रही है, हवा से आ रही है, इस तरह से हवा से इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं लंब, ये लंब, ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो आपतित किरण यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, आपतन का कोण, इसको आई से शुरू करते हैं। अब इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जाकर कैसे पास करेगी ये, अविलंब से, अविलंब की ओर के अविलंब से दूर, हाँ अविलंब की ओर मुड़ेगी, तो ये ऐसे कुछ मुड़ जाएगी, सीधे न जाकर के ऐसे क्या हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं परावर्तन का कोण, अपवर्तन का कोण, कौन सा कोण, अपवर्तन का।
अब देखो ध्यान से, स्नेल करके एक साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे, और ये घटना है लगभग 1621 का, 1621 का। स्नेल ने क्या किया, इस आई और आर के बीच एक रिलेशन स्थापित किया, एक संबंध को ढूंढा कि इस आई में और आर में एक रिलेशन है, और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं स्नेल का नियम या प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम को ही हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्नेल ने ही आई और आर के बीच क्या किया था, एक रिलेशन स्थापित किया था। उसने क्या कहा था, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा ना, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा और यहाँ पर जो भी कोण बनेगा, तो दोनों के ज्या का अनुपात ले ले, ज्या, ज्या अभी हम लोग त्रिकोणमिति में जाकर डिटेल्स में पढ़ेंगे। ज्या को हम लोग बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं, साइन बोला जाता है। हाँ ज्या, तो इसका यदि हम साइन ले लें और इसका साइन ले लें और दोनों का अनुपात निकालें, जैसे मान लो कि ये हवा से पानी में आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा, सपोज मान लो कि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मान लो यहाँ पर मान लो कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर इससे थोड़ा सा कम बनेगा, तो यहाँ पर मान लो 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो स्नेल ने क्या किया कि सबसे पहले उसने साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, साइन साइन 30 डिग्री मतलब साइन आई बटा साइन आर का मान हमेशा उसने निकाला, साइन आई बटा साइन आर का मान। यहाँ पर आई की जगह पर कौन सी है 45 और आर के जगह पर क्या जीती है, तो मान लो कट छान करके अनुमान लगाओ जो भी है, तो चलो मान निकाल लेते हैं। साइन 45 डिग्री का मान आ गया कितना, 1/√2, 1/√2, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। इसमें होता क्या है, इसका हर नीचे आएगा, इसका हर क्या हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2/√2, 2/√2 हो जाएगा, 2/√2। अब इसको चाहो तो 2 को √2 गुने √2 भी लिख सकते हो, अब बट्टा √2 हो जाएगा, √2 से रूट कट करके कितना आ गया, √2 आ गया। मतलब साइन 45 डिग्री बट्टा साइन 30 डिग्री का मान आ गया कितना, √2 आ गया। कब, जब प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है तो। अब उसने क्या किया कि इस कोण को बदला, जैसे मान लो इसको, जैसे मान लो 60 डिग्री रहेगा, तो स्वाभाविक उसके हिसाब से ये 60 है तो ये लगभग 45 के आसपास आएगा, आएगा ना। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, इधर जैसे जैसे ये इधर आएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इधर आएगा। तो जब ये 60 हो गया तो 45, तो इस स्थिति में उसने मान लो कि कुछ इस तरह से निकाला कि मान लो कि ये 75 आ जाए, कितना आ जाए 75, तो स्वाभाविक है लगभग साइन लगभग 60 के आसपास आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ये ज्यादा होगा हमेशा, ये क्या होगा, कम होगा। तो ये जब 75 होगा तो इसको 60 मान लो, तो इस दोनों का भी अनुपात वो निकाले ना, तो प्रत्येक स्थिति में √2 नहीं आ रहा था। अरे सर में यदि ये साइन यदि 80 हो जाए, फिर उसने क्या किया कि साइन 80 डिग्री कर दिया इसको, तो स्वाभाविक ये साइन 70 के आसपास आएगा, तो इसका भी मान उसने निकाला ना, तो √2 नहीं आया, नहीं। तो उसने कहा कि जरूर इसके और इसके बीच क्या चीज है, एक रिलेशन है। इसको कितना भी बड़ा करो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में साइन आई और साइन आर का मान क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या ही आ रहा है। अब √2 नहीं, कुछ भी आ सकता था, नहीं, ये तो समझाने के लिए आपको हम √2 बोले हैं, बात समझ रहे हो ना। तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में अब कोण बदल बदल करे, किसी दो ऐसा ना कब यहाँ पर पानी रख दो, यहाँ पर कांच रख दो तो बदल जाएगा। ये हवा है और ये पानी है, तो हवा और पानी में ही इस कोण को बदलो, ये बदलोगे उसके हिसाब से ये बदलेगा, ये बदलोगे उसके हिसाब से ये बदलेगा। अब प्रत्येक स्थिति में साइन आई और साइन आर का मान निकालोगे ना, तो वो एक फिक्स मान ही आता है, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं।
तो स्नेल ने क्या कहा कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है ना वो कांस्टेंट होता है। किसी दो माध्यम के लिए ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब नियत होता है, फिक्स होता है, ये नहीं बदलता है, हमेशा एक ही समान रहता है। किसी भी दो माध्यम के लिए साइन आई मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा क्या करें, ये स्नेल ने रिसर्च किया, ये देखा कि किसी दो माध्यम के लिए, किसी भी दो माध्यम के लिए साइन आई और साइन आर का अनुपात जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, वो नहीं बदलता है। एक बार जब इसका और इसका मान निकाल लोगे तो कैसे भी कोण को इसको बदलो तो उसके हिसाब से ये भी अपना चेंज होगा। और प्रत्येक स्थिति में साइन आई और साइन आर निकालोगे ना तो कांस्टेंट ही आएगा, फिक्स मान आपका आएगा। और इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम या प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपको देना है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट का एक नाम दिया गया जिसको बोला जाता है अपवर्तनांक। क्या बोला था, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको बोला जाता है क्या चीज, अपवर्तनांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अपवर्तनांक। इसको बोला, इस कांस्टेंट को बोला जाता है अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और इस अपवर्तनांक को एक चिन्ह से सूचित किया जाता है, उसको बोला जाता है, वो चिन्ह होता है, साइन होता है एन या म्यू। क्या चीज, म्यू। क्या चीज, म्यू। बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ बोलती है ना, हाँ तो वही म्यू। कोई न्यू भी बोलता है कि नहीं। तो एन आपका एनसीईआरटी में जो है ना अधिकतर जगह एन से ही सूचित किया जाता है, इसे एन से ही सूचित किया जाता है। एन भी कहीं लिखा रहेगा, म्यू भी लिखा रहेगा, तो दोनों को आपको याद रखना, दोनों को आपको याद रखना। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, दो। कौन कौन, पहला नियम आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब एक पन्ना पर ये सब आ जाएगा, एक पेज पर सब आ जाएगा। दूसरा, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट होता है, नियत होता है। और उस नियत को या नियतांक को बोलते हैं अपवर्तनांक, जिसे एन या म्यू से किया जाता है, एन या म्यू से किया जाता है। याद रहेगा। तो चलिए कल हम लोग अभी प्रकाश के अपवर्तन का के कारण कौन कौन सी मतलब घटनाएं घटती है और कौन कौन सा भ्रम उत्पन्न होता है, कौन कौन सी भ्रांतियां उत्पन्न होती है, इस चीज पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नहीं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण भ्रम कौन कौन सा पैदा होता है। तो ये चीजें जो है अपवर्तन का बहुत रोचक चीजें हैं और लगभग बहुत ऐसा घटनाएं जो घटती है ना वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही घटती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही घटती है। जैसे आप आसमान में देखते हो, तारा देखते हो, तो तारा जो देखते हो ना वो जहाँ है वहां पर दिखता, जहाँ दिखता वहां पर है नहीं। और टिमटिमाना है कि नहीं, बहुत सारी घटनाएं जो होती है ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो कल इसी को हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। नोट्स आप लोग उसको ये करो।